Okay, so in this particular video, this is the summarized form of chapter number 3, that is public and private enterprises, in which global enterprises and MNCs are not in your course. It has been omitted by CBSE this time. So in this, we are going to discuss only the three major heads, that is departmental undertaking, statutory corporations, and government companies. So let's start with departmental undertaking. Departmental undertakings are the oldest and most traditional form of organizing public enterprise, as these have been considered as one of the departments of government. There is no separate existence than the government. These enterprises are established as the departments of the ministry and have been considered as part, or we can say an extension of the ministry itself. Like for example, railways, post and telegraph department, income tax department. रेलवेज मिनिस्ट्रीज के अंदर में आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, telegraph post and telegraph department comes under information ministry. So this is the form of which certain departments have been undertaken by the government and by the ministry. So let's see the features of departmental undertaking. The first feature is funding comes from government. जितना भी expenses होंगे, जितना भी पैसा इन डिपार्टमेंट्स को चलाने में लगेगा, वो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास से आता है, and that too from the consolidated fund of India, which is one of the important organ of financial strength of a company और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नमेंट. ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक ऐसा ट्रेजरी है जो आरबीआई जिसको फुलफिल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है. तो जितना भी पैसा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कमाएंगे इन द फॉर्म ऑफ इनकम, वो सारी इनकम किस पर्टिकुलर अकाउंट में जाएगा? सीएफआई में जाएगा. वहां से जितने भी एक्सपेंसेस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के होंगे, वो सारा पैसा सीएफआई से आएगा. ओके. नेक्स्ट इज ऑडिट एंड अकाउंट्स आर गवर्न बाय गवर्नमेंट. जितना भी ऑडिटिंग होगा, जितना भी चेकिंग होगा, जितने भी अकाउंट्स बनेंगे, वो सारे के सारे कौन अंडरटेक करेगा? गवर्नमेंट अंडरटेक करेगा. द एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट सर्वेंट. इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कौन होते हैं? वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, विच आर बिन प्लेस्ड, विच आर बिन रिक्रूटेड विद द टॉप एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एमपीपीएससी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इनके जितने भी पर्क्स एंड अलावेंसेस रहते हैं, वो सारी चीजें कहाँ से आएगी? गवर्नमेंट से आएगी. Then it is a major subdivision of government like income tax department, like GST department. ये गवर्नमेंट के ही एक क्या होते हैं? सब डिविजन्स होते हैं. जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड जीएसटी कम्स अंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट एक डिवीजन हो गया, उसके अंदर सब डिवीजन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देन योर जीएसटी डिपार्टमेंट एक्सेट्रा. Next, they have been accountable to the ministry, like just as I have said, income department या let's say railway ministry या railway department. तो railway department आएगा railway ministry के अंदर, तो they will be accountable to ministry only, to a particular specific ministry. railways या railway minister जो होंगे वो उस particular department के सर्वे सर्वा होंगे, उस particular department के head होंगे, and the orders are been provided from the ministry itself, and the responsibilities and the accountability of the particular department will be under the hand of ministry itself. Let's come on to the merits now. First, parliamentary control. अब देखें, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, और जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं. गवर्नमेंट कम्स अंडर द पार्लियामेंट. सो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इनके ऊपर सुप्रीमेसी या सुप्रीम कंट्रोल किसका होगा? पार्लियामेंट का होगा. हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. नाउ सी दिस डिपार्टमेंट्स कम्स अंडर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. तो ये किसके लिए अकाउंटेबल होंगे? पब्लिक के लिए डायरेक्टली, क्योंकि पार्लियामेंट इज अकाउंटेबल टू पब्लिक. सो द ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट आल्सो विल बी अकाउंटेबल टू पब्लिक. नेक्स्ट, रेवेन्यूज गोज टू ट्रेजरी. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, जो भी रेवेन्यू इन डिपार्टमेंट को आएगी, जो भी इनकम आएगी, वो सब के सब कहाँ जाएगा? डायरेक्टली सीएफआई में. जो ट्रेजरी है कौन मेंटेन करता है? आरबीआई. If some national security concern is there, this form is always preferred. Like we can take an example of defense. Defense is always under the heads of defense department. Yeah, we can take defense ministry. तो जितने भी जब नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई कंसर्न होगा, जहाँ पर हमारे देश की प्रभुता या हमारे देश की सॉवरेनिटी, उसके डेमोक्रेटिक फिगर को अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा, तो उस केसेस में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर बीन द सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, suitable form of organizations. Now let's come on to the demerits. The first one is it fails to provide flexibility. Now see, flexibility means आप लचीलापन, आप decision लेने में आप effective हो. So in departmental undertaking, the works and they always works under strict parliamentary control. There is too much interference of ministers and top officials. It is also treated as one of the government offices. So this reduces the flexibility and efficiency of the undertakings.
नेक्स्ट इज द हेड्स आरंट एबल टू टेक सेल्फ डिसीजन, एज आई हैव टोल्ड कि जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, वो होती है पार्लियामेंट के हाथ में। और जितना भी पैसा जाएगा वो कहाँ जाएगा, ट्रेजरी में। तो दे कैन नॉट टेक एनी डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट डिसीजंस ऑन देयर ओन, दे हैव टू आस्क देयर पर्टिकुलर मिनिस्टर्स, उन्हें मिनिस्टर से पूछना पड़ेगा कि हम ये डिसीजन लेना चाहते हैं, ले या नहीं। नेक्स्ट, they are unable to take any advantage of business opportunity. Now see, the departmental undertakings cannot plan any longer term projects. They have been subject to budgets, they have been subject to budgetary control of government. They are not allowed to use their own revenue for an opportunity, as the revenues have been deposited, and there is no freedom of independence, or there is no freedom in utilizing the funds on their own way. So they cannot take any business opportunity in their hand. Next, lot of political interferences. Now see, they have been accountable to ministers, and ministers are always behind certain political parties. So कहीं ना कहीं इस तरीके की जो फॉर्म होती है बिजनेस के, उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस भी होते हैं। Insensitive towards consumer needs, there is always an inefficiency in their management, corruptions are there, the officers are always overburdened, as there have been queries which have been asked by the public, so they don't do any kind of sensitive attitude towards consumers. They are always focused on their own ministries as well. Last is red tapeism. अब red tapeism का मतलब होता है, it refers to bureaucracy. It also refers to certain delay in decisions due to too many of formalities. बहुत सारे हौच-पौच रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पेपर फॉर्मेलिटीज, प्रोसीजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, देयर आर सर्टन डिलेज इन टेकिंग डिसीजंस, इनोवेशंस, बोल्ड अप्रोच, इमीडिएट एक्शंस विच आर वेरी मच एसेंशियल for any growth, for any expansion. These are not there in departmental undertakings. That's all from departmental undertakings. Let's come on to the next, that is statutory company, a statutory form of organizations. Okay, now let's come on to statutory corporations. These are the corporations, or we can say they are public enterprises which are brought into existence by a special act of the parliament. इन्हें बनाने में मेन पार्लियामेंट होता है, और पार्लियामेंट एक बिल को पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी. द एक्ट डिफाइंस ऑल इट्स पावर्स एंड फंक्शंस, rules and regulations which have been governing its employees and its relationship with government departments. So this is a corporate body which has been created by a legislature, by a bill which has been enacted by parliament, and which has been duly assented by President of India, with defined powers and functions, and is financially independent. The features of statutory corporations या companies are, they have been formed under the Act of Parliament. जैसे for example RBI was formed under the Act of Parliament, that is Government of India Act of 1935. So इस तरीके के इनके एक अलग से एक्ट बनाए जाते हैं जिसके तहत ये फॉर्म होते हैं. They have been wholly owned by state, that means they have been wholly controlled by government, controlled by state government, or controlled by any of the government in the country. Next, the body corporate can be sued and can be sue. So can be sued and can sue to another third party. इनके ऊपर कोई भी केस कर सकता है कोर्ट में, और ये भी किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर या कॉर्पोरेट बॉडी के ऊपर केस कर सकते हैं इन कोर्ट. दे हैव बीन इंडिपेंडेंटली फाइनेंस, लाइक फॉर एग्जांपल एल आई सी अपना खुद का प्रोडक्ट्स बेचती है और खुद की रेवेन्यू जनरेट करती है और खुद के एक्सपेंसेस बियर करती है. सो दे हैव बीन इंडिपेंडेंटली फाइनेंस विद द हेल्प ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, द हेल्प ऑफ देयर अर्निंग्स एक्सेट्रा. द एम्प्लॉयज आर गवर्न बाय द एक्ट इटसेल्फ. जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो इस एक्ट के तहत उनका रिक्रूटमेंट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग, आरबीआई में जितने भी एग्जाम्स होती है, जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं, वो आरबीआई की खुद की एक अलग से एग्जाम के तहत होते हैं. So the employees are already been governed by act, and the powers and the privileges also been given under the act. The merits are always involved with features only. So first will be they enjoy independence in decision making. Now see, these kind of organizations, they have administrative autonomy, as they are able to manage their own affairs with flexibility and independence. Funds do not come from government, therefore no intervention. Now see, जितना भी पैसा होता है, इस पुराने फीचर्स में अपन ने देखा कि they have been independently financed, so their funds does not come from any government treasury or any CFI. They go for their own income and they go for their own expenses, so there is no kind of government interventions according to the merits.
Next, they have been autonomous institution as they are independent enough. They are independently financed. So जितनी भी डिसीजन मेकिंग होगी वो खुद से होगी, खुद के डिसीजंस लेंगे, इन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Next, they have been valuable instrument for economy as they help in growth and development of the country. Let's come. So let's come on to demerits of the company of this particular form of organizations. All actions have been subject to rules and regulations. जैसे कि शुरुआत में बताया, they have been formed by an act of parliament. So उस एक्ट के तहत जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगा, ऑटोनॉमी होगी, वो सबके सब काहे में होगी, एक्ट में होगी. तो जितने भी एक्शंस इनके होंगे वो किसके बेसिस पर होंगे, उस एक्ट के बेसिस पर होंगे. The government intervention may be there. Now how government intervention will be there? The second point and the fourth point, that government appoints directors. There is a board of directory of 10 members जिसमें गवर्नमेंट अपने 6 डायरेक्टर्स खुद गवर्नमेंट के रखेगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इंटरवीन कर सके. तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहे वो गवर्नमेंट का कोई सा भी अंग हो, कोई सा भी ऑर्गन हो, कहीं ना कहीं रहता ही है. Corruption is there in this form of organization as there are unfair practices. The government, yeah, the governing board of this kind of organizations or corporations may indulge in certain unfair practices, which may charge, for example, they may charge huge price, yeah, high price to cover up their inefficiencies. They can get their grants from parliament with the help of ruling party, etc., etc. So these were the demerits of statutory corporations. Let's move further to government company now, which is the third and the last organ of public enterprises. A government company means any company in which at least 51% of paid up capital, paid up share capital is held by central government or state government, or partly by central or state government both. Now see, government companies established under the Companies Act of 2013, which has also been amended in 2019 and is registered and governed by the provisions of the Act. These are established for purely business purposes and in the true spirit competence with companies in the private sector, etc. Now see, they are already told under the section 2 of 45 of the Companies Act of 2013. It says that there is a rule of 51% of ownership. So they are also been worked as a subsidiary to government, etc. The features of government company are that it has been created by law, as the law is Companies Act 2013. So registration is very much easy. They have to be compulsorily registered to Companies Act. They can file a suit in court, and third party can also file the suit in court against a particular government company. The examples of these companies are Steel Authority of India, Hindustan Machine Tools, state trading corporations, etc., etc. Third, they can enter into a contract. अब सी, दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी, तो वो क्या कर सकती है, अपने नाम से किसी के साथ में, किसी थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है और एक जॉइंट वेंचर करके काम कर सकती है. दे आर रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013. जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इनको कंप्लाई करना जरूरी है. The particular documents like MOA, that is Memorandum of Association, and AOA, that is Articles of Association, these both the documents have to be filed compulsorily for this particular form of company, as it is mandatory to file the both. Auditor is appointed by central or state government. इनके जो auditor होंगे, the person who will be checking all the financial statements, all the financial accounts, it will be appointed by central government. The funds from public is granted. Now see, हमने देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में देयर आर 4 स्टेजेस. प्राइवेट कंपनी को सिर्फ 2 स्टेजेस फुलफिल करना है, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी को चारों स्टेजेस फुलफिल करना है. सो इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर कंपनी, ये पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. तो मतलब कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की जो कॉन्सेप्ट है वो इनको कंप्लाई करना जरूरी होगा. Now let's come on to the merits of this type of firm. The company can be established by fulfilling the requirements of the Companies Act. Now see, कंपनी एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ने, तो इस तरीके की जो फॉर्म्स होती है, गवर्नमेंट कंपनीज होती है, ये आसानी से बनाई जा सकती. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, गवर्नमेंट को पता है कि कैसे कंप्लाई करना है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को. तो देयर विल बी नो एनी हार्डशिप फॉर innovating this particular type of company or forming this particular type of firms. Next, there is a separate legal entity. Like I said, they have been called as an artificial person. They have been termed as an artificial
एंटिटी। सो इस तरीके की कंपनीज अपने खुद के नाम पर बिजनेस कर सकती है, अपने खुद के नाम पर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर सकती है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को एडवांटेजेस सिचुएशन में गैदर आउट कर सकती है। नेक्स्ट, देयर इज एन ऑटोनॉमी इन ऑल द डिसीजंस। इन कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट का कोई ऐसा अधिकार नहीं होता है। सो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ फर्म्स, they have autonomy in taking all the decisions. They don't have to ask any ministry or any minister. They controls the market as for an example, there are two types of bus services. One is from government services and another one is private. So government service market के हिसाब से, public welfare के हिसाब से कम rate रखेगी for the prices of their tickets, and private company for the profit making they will be charging higher. So that's how they are been focusing के इस कंपनी को चलाना कैसे है, इस कंपनी से मार्केट को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, because this kind of companies are working for welfare, not for profit motive. Demerits are not that much. The important one is it evades constitutional responsibility. Now see, these firms are not been applicable to parliament. They don't have to, they are not accountable to parliament. They don't have to provide any kind of regular basis reports to parliament. It's just कि they are accountable to the particular act. अब एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। उसके अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट का इनके ऊपर सिर्फ उतना रोल रहेगा जितनी उसकी ओनरशिप है। So government is the only person, parliament is the only person who is providing certain acts like companies act or any further factories act, उसके तहत ये कंपनी बनी है। तो जितने भी रेगुलेशंस होंगे, जितनी भी रिपोर्ट्स होगी, वो किसके अकॉर्डिंग में बनेगी? वो अकाउंटेबल होगी उस कंपनी एक्ट के तहत, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि पार्लियामेंट को हमें एक एक चीज पूछना पड़े कि हम क्या काम करें, किस तरीके से करें, डजेंट मैटर। जो एक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए, प्रोसीजर्स दिए, उसी के तहत इनको काम करना है। सो दे ऑलवेज इवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनी मोर पब्लिक रेवेन्यूज, एनी मोर पब्लिक एक्सपेंसेस। द गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर पर्सन, सो वी कैन से उसके गवर्नमेंट के अलावा ये प्राइवेट ओनरशिप्स में नहीं रहती है, सारा का सारा काम गवर्नमेंट करती है। सो देयरफॉर देयर आर सर्टेन टाइम्स कि देयर विल बी डिसीजन मेकिंग डिलेज। Last one is government intervention, as we have already seen in all the two previous sessions, that in departmentals also and in statutory corporations also, in the board of directors, government appoints some directors, government appoints some persons, some members, so that they can control, they can intervene in the decision making.